हेलो स्टूडेंट्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के मैं लेक्चर डाल चुका हूं और आईओटी के ऊपर मैंने लेक्चर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब के ऊपर, वो आप मेरे चैनल्स के ऊपर देख सकते हैं। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। यदि मैं इस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपेयर करूँ तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ वेरी वाइड। तो एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिफरेंस क्या है, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है वो डिजिटल सिग्नल्स को डील करता है, और जो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में हम उन डिवाइसेस को पढ़ेंगे जो एनालॉग सिग्नल्स को डील करेंगे, जो एनालॉग सिग्नल्स को प्रोसेस करते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं हम। तो जो एनालॉग सिग्नल को जो डील करता है, एनालॉग सिग्नल्स को जो डिवाइसेस डील करते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। और जो डिजिटल सिग्नल को डील करता है, जो डिवाइसेस डिजिटल सिग्नल को डील करती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। तो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत वाइड है। यदि मैं डिजिटल से कंपेयर करूँ तो डिजिटल इज़ ए न्यूअर कंसेप्ट और जो एनालॉग है वो उसका कंसेप्ट बहुत ओल्ड है। तो इनिशियली जो स्टार्ट हुए थे एनालॉग सिग्नल ही शुरू हुए थे, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन का जो इंटरफेस है दैट इज़ विद द एनालॉग सिग्नल्स। हम जो आसपास नेचर में देखते हैं तो वहाँ एनालॉग सिग्नल्स हैं सभी। हम कोई ऑडियो वॉइस सुनते हैं तो वो एनालॉग सिग्नल है सभी। तो हमारा इंटरफेस है, हमारा इंटरेक्शन जो है दैट इज़ विद द एनालॉग सिग्नल, इट इज़ नॉट विद द डिजिटल सिग्नल। कोई डिजिटल सिग्नल यदि है तो उसको हमें पहले एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हम उसको समझ पाते हैं, अदरवाइज हम दैट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल फॉर द ह्यूमन बीइंग। तो अब बात ये आती है कि एनालॉग सिग्नल, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो जब हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को समझने की कोशिश करते हैं तो वहाँ क्या है कि दो तीन चीज़ें आती हैं उसमें सामने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। कि पहले तो ये देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स की मैं डेफिनेशन बता चुका था कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स दैट डील्स विद, ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द मैकेनिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो जब मैं उसके अंदर फिर अब आऊँगा एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर आऊँगा तो वहाँ पर हम एनालॉग सिग्नल्स की बात करते हैं। तो उन एनालॉग सिग्नल्स के लिए जब हम अब इलेक्ट्रॉनिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या है, देखिए कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इनके बारे में आपने सुना हुआ है। व्हाट आर कंडक्टर्स, व्हाट आर द इंसुलेटर्स। थोड़ा सा हम इसके बारे में और पढ़ते हैं और एक नई टर्म हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स, और मैं ये बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिकल में बात कर लें या इलेक्ट्रॉनिक्स में बात कर लें, हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, उसको कंट्रोल करना, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए वो आगे की बात है, लेकिन पहले मेन कंसर्न है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। तो उसमें जब हम केमिस्ट्री के अंदर थोड़ा आते हैं या हम फिजिकल केमिस्ट्री में आते हैं या हम थोड़ा सा हम फिजिक्स के अंदर आते हैं तो हम ये देखेंगे कि बैंड डायग्राम होते हैं। बैंड डायग्राम, दिस इज वैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। यदि हम एक स्ट्रक्चर की बात करें, एक एटम के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर दे आर डिफरेंट ऑर्बिटल्स। ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है, एक ऑर्बिट ये है। जब हम कंडक्शन की बात करते हैं तो उसमें हम जो अंदर वाले बैंड्स हैं उनसे इतना कंसर्न नहीं होता हमारा कंसर्न सिर्फ इससे होता है, बाहर वाले से। इसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं, इसको हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होके मूव करते हैं बाहर। ठीक है, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। एक्चुअल में है क्या, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं इसके अंदर कि भाई
फ्री होके जाएंगे कहाँ, फ्री होके वो कहाँ जा रहे हैं? एक मैटर है, आपको पता है कि एक आयरन रोड है फॉर एग्जांपल, वो आयरन रोड किस चीज से बनी है? आयरन के एटम से बनी है। अब मैं कह रहा हूं कि वो यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होके बाहर चले जाएंगे। बाहर कहाँ जाएंगे? वो आयरन रोड से बाहर थोड़े जाएंगे। और जब आयरन रोड जो है वो बनी किससे हुई है? वो कंप्लीटली आयरन एटम से बनी हुई है। फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन आएगा कि भाई वो बाहर कहाँ जाएंगे। तो उसके अंदर एक चीज समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो क्या करेगा? वो जंप करके वहां से निकलेगा और अपनी एनर्जी लूज कर देगा। लूज करने के बाद वो आगे उसको जो भी वैकेंट स्पेस मिलता है उसके अंदर वो जाके एक स्टेबल पोजीशन ले लेगा। नॉट स्टेबल, नॉट फॉर एवर स्टेबल, उस टाइम के लिए वो वहां रुक जाएगा। और उसके बाद जब यदि उसको दोबारा एनर्जी मिलती है तो दोबारा से वहां से बाहर निकलेगा और वो वहां से निकल के आगे फिर मूव करेगा और वहां जाके स्टेबल हो जाएगा, वहां जाके रुकेगा जहां उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी और उसको वैकेंसी मिलेगी, जहां वैकेंट स्पेस मिलेगा। तो यदि इस टाइप के यहाँ पर डिफरेंट एटम्स हैं फॉर एग्जांपल, और यहाँ से निकला और उसके बाद स्पेस, फॉर एग्जांपल यहाँ उसको स्पेस मिल गया तो यहाँ जंप कर गया, यहाँ से आगे जंप कर गया। तो एक्चुअल में ये चीज़ होती है। अब देखिए जो मैं अब डायग्राम बनाने जा रहा हूँ, जो मैं अभी डायग्राम बनाऊंगा, इनको एनर्जी बैंड डायग्राम बोलते हैं। और दीज आर द ओनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनर्जी। एनर्जी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ आपको जो एटम्स हैं उसके अंदर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मेटल के लिए देखूं तो मेटल में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड की एनर्जी होती है, यहां पे क्या है, इस जगह पे क्या है, एनर्जी, ये एनर्जी को शो करता है। ठीक है, वैलेंस बैंड की एनर्जी ये मैं शेड करके दिखा रहा हूं। और क्या होगा, कंडक्शन बैंड का जो लेवल होगा वो इससे नीचे कहीं लाई करता है। तो कंडक्शन बैंड का स्टार्टिंग लेवल यहां से है और वैलेंस बैंड का जो टॉप लेवल वो यहां से है। क्या समझे आप इससे? इससे आप ये समझे कि जो कुछ ये रीजन ऐसा है जहां पर जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड जिसमें एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग सी बात है। अब फॉर एग्जांपल आपको ये बोला जाए कि जो फेल होने का जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 है, उससे यदि नीचे मार्क्स है तो फेल है वो। और यदि दूसरी स्टेटमेंट आपको ये बोली जाए कि पास होने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 35 की है, तो दोनों ओवरलैप हो गए ना। तो जो पर्सन, जो स्टूडेंट 35 से 40 के बीच है वो क्या है, वो पास है या फेल है, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में आ रहा है। मैं कह रहा हूं 40 मार्क्स से नीचे, ये 40 मार्क्स से नीचे फेल है बंदा। और दूसरा स्टेटमेंट बोली मैंने कि 35 से यदि ऊपर मार्क्स है तो वो पास है। तो ये स्टेटमेंट तो ओवरलैपिंग हो गई। तो कुछ ऐसा ही यहां होता है कि ये कुछ एनर्जी लेवल्स हैं यहां, ये एनर्जी लेवल्स हैं यहां, और ये एनर्जी लेवल किस तरीके से है कि वैलेंस बैंड में जो मैक्सिमम एनर्जी है किसी भी एटम की वो इतनी हो सकती है। दूसरे स्टेटमेंट में बोला जाता है कि यदि इतनी एनर्जी आ जाए किसी इलेक्ट्रॉन के पास तो वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। तो दोनों ओवरलैप कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आप बहुत लो टेम्परेचर भी रखेंगे तो भी वहां पर सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो फ्लो करने के लिए अवेलेबल है। ये मैं मेटल की बात करता हूं, मेटल, या मैं इसको कंडक्टर बोलता हूं। इट्स बेटर टू से कंडक्टर, कंडक्टर्स की बात करता हूं। तो कंडक्टर्स के अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पर चाहे आप कितने ही मिनिमम टेम्परेचर के ऊपर रह लो और वहां कंडक्शन होगी, वहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे,
क्योंकि इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही ये डिसाइड करते हैं कि कंडक्शन कैसी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो कंडक्शन होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट नहीं है तो कंडक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो 35 ये मैं हटा देता हूं। अब देखिए, मैंने कहा कि लो टेम्परेचर यदि होगा तब भी वहां सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखिए, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करते हो तो क्या होने वाला है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और कंडक्शन बैंड में क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ कंडक्शन बैंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं बढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, कंडक्टिविटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन जब कहीं ओवर क्राउडेड हो जाए तो क्या होगा, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाता है, रेजिस्टिविटी बढ़नी शुरू हो जाती है। एक काम को करने के लिए मैं ये कहूं कि एक किचन में एक काम, कुछ काम करना है, उस किचन में काम करने के लिए यदि एक बंदा लगाया जाए, 2 बंदे लगाए जाए, 5 बंदे लगाए जाए, 6 बंदे लगाए तो क्या होगा, काम जल्दी होता जाएगा। यदि मैं उस किचन के अंदर, छोटी सी किचन और उसमें 100 आदमी घुसा दूं उसके अंदर, या 500 आदमी घुसा दूं उसके अंदर, तो क्या होने वाला है, काम होगा ही नहीं वहां। समझ गए कि मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए एक इजी पास भी होना जरूरी है, कि इजीली वो पास कर जाए, इजीली वो फ्लो कर जाए। ऐसा ना हो यहां ओवर क्राउडेड हो जाए, ओवर क्राउडेड होने के बाद यहां पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना ही मुश्किल हो जाए, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मेटल्स के अंदर, मेटल या कंडक्टर्स के अंदर ऐसा ही होता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाते हैं तो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं यदि यहां से दिखाऊं, ये न्यूक्लियस है और ये वैलेंस बैंड है, यदि तो यहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। जब वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो क्या होगा, वहां पर ओवर क्राउडेड हो जाएगा, वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, वहां नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स यदि वहां ज्यादा हो जाएंगे तो उससे क्या होगा, उससे यह होगा कि वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है उसमें हर्डल आ जाएगी, उसमें रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी, उसमें एक दूसरे को वो हिट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब हम बात करते हैं कि किसी कंडक्टर की, तो विद द टेम्परेचर राइज होने के साथ साथ, टेम्परेचर राइज होगा तो उसका रेजिस्टेंस भी राइज होगा, रेजिस्टिविटी राइज होगी तो रेजिस्टेंस भी राइज होगा। ठीक है, तो ये एक कंडक्टर की लिमिटेशन लगा लो, एक लिमिटेशन थी। ठीक है, दूसरा यहां एक प्रॉब्लम ये भी थी कि इसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। इसको मर्जी से आप चाहते हो कि ये कंडक्टर ऐसा हो जिसमें मैं कम फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना चाहता हूं, अब इसमें मैं ज्यादा फ्लो करवाना चाहता हूं, तो वो चीज आप कंट्रोल नहीं कर पाते थे। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कंडक्टर्स का। अब बात आती है इंसुलेटर्स की, बात करते हैं। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है, ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और यहां पर जो गैप है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा का है। ये कंडक्शन बैंड, ये एनर्जी है, यहां पर एनर्जी। ठीक है, तो यहां पर जो गैप है ये 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा का गैप है। तो इट मींस क्या हुआ, आप एक प्लायर यूज करते हो, प्लास जिसको आप बोलते हो, वो यूज करते हो, उसके अंदर पीछे क्या है, प्लास्टिक या रबड़ लगा होता है। ठीक है, उससे क्या है कि आप इलेक्ट्रिक सॉकेट्स को या इलेक्ट्रिक वायर्स को इजीली टच कर लेते हो और आपको करंट नहीं लगता। क्या उसके अंदर करंट कभी भी फ्लो नहीं करेगा? क्या वो जो प्लास आप यूज कर रहे हैं या प्लायर आप यूज कर रहे हैं, क्या वो हर जगह आप यूज कर सकते हैं? क्या वो आप घर में 220 वोल्ट भी यूज करते हैं, क्या वो 33,000 वोल्ट पे भी आप यूज कर सकते हो? सोच के देखो।
जब तक उसको इतनी एनर्जी नहीं मिलेगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन वो करंट पास, तब तक वो इंसुलेटर रहेगा। यदि उसको इतनी एनर्जी मिल गई, यदि उसके अंदर जो एटम्स हैं, यदि वो जो रबड़ और प्लास्टिक के एटम्स हैं मॉलिक्यूल्स हैं, वहां पर यदि वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इतनी एनर्जी मिल गई तो वो कंडक्शन बैंड में आ जाएंगे। तो इट मीन्स ये मत समझना कोई इंसुलेटर है तो वो हमेशा के लिए इंसुलेटर है, वो एक पर्टिकुलर लेवल के इलेक्ट्रिकल सिग्नल तक ही इंसुलेटर है। उससे यदि हाई आपने वोल्टेज उसको दे दी, तो उससे हाई एनर्जी दे दी, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो करवा सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी भी नहीं करवाएगा। ध्यान रखना, इंसुलेटर इज नॉट ऑलवेज, एवरी इंसुलेटर इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज ऑलवेज इंसुलेटर। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा ही इंसुलेटर की तरह वर्क करेगा। यदि उसको एक सफिशिएंट एनर्जी मिल गई तो वो एक कंडक्टर की तरह भी काम कर सकता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, क्या हम प्लायर से काम कर रहे हैं तो हम प्लायर से काम करना छोड़ दें, हम प्लास से काम करना छोड़ दें, उसमें क्या कभी करंट भी लग सकता है? नहीं। हम आप 220 वोल्ट पे वो टेस्टेड होता है, 440 वोल्ट पे वो टेस्टेड होता है। उस वोल्टेज पे वो इतनी उसको वोल्टेज, इतना एनर्जी नहीं मिलेगी कि उसके वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएं। इतना सफिशिएंट उसको एनर्जी नहीं मिलेगी उनको। तो ये है इंसुलेटर के बारे में। अब इनके एक बीच की कैटेगरी आती है, वो है सेमीकंडक्टर। ये मैंने इंसुलेटर के बारे में बताया आपको। अब आता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी आगे बात इसी के ऊपर रहेगी, मोस्टली सेमीकंडक्टर के ऊपर ही बात करते रहेंगे हम। तो सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है, यहां ये वैलेंस बैंड है और ये यहां कंडक्शन बैंड है, और यहां 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का यह एनर्जी गैप होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप, जैसे ही आप उसके अंदर उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इंक्रीज होता है या उसको वोल्टेज मिलती है कहीं से, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप कवर हो जाता है। मींस जैसे ही यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन्स है, यहां इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जब उनको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देंगे तो वो यहां जंप कर जाएंगे इसके अंदर कंडक्शन बैंड में। तो इट मींस क्या हुआ, देखिए क्या होने वाला। अब किसी भी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दो तरीके से दे सकते हो आप, या तो आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड से दे सकते हो, उसको पोटेंशियल डिफरेंस डाल दिया उसके ऊपर, उसको पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया उसके अक्रॉस, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि आप उसको टेम्परेचर दे दो, टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, ठीक है। तो यदि आप एक सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, लो टेम्परेचर के ऊपर एक सेमीकंडक्टर है, मींस तो वहां वो क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो होगी, उसके अंदर कंडक्शन नहीं होगा। उसके अंदर क्या होगा कि मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में होंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं होंगे। कंडक्शन बैंड हम उसको बोलते हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं मूव करने के लिए, उसको हम कंडक्शन बैंड बोलते हैं। तो मोस्टली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वैलेंस बैंड में ही होंगे, कंडक्शन बैंड में नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाएंगे तो क्या होगा कि उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती चली जाएगी, उसका रेजिस्टेंस डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कंडक्टर्स के अंदर हमने जो पढ़ा था कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, कंडक्टर्स में क्या था कि उसकी कंडक्शन डिक्रीज हो रही थी। लेकिन यहां सेमीकंडक्टर्स के अंदर क्या है कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी और जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी वो डिक्रीज होगी, ठीक है। तो वो यहां पर ये इसका मतलब क्या है कि हाई टेम्परेचर के ऊपर सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से काम करेगा, जबकि हाई टेम्परेचर के ऊपर
जो कंडक्टर है वो अच्छे से काम नहीं करेगा, उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इसका डिफरेंस। तो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? जब अभी मैंने आपको बताया था कंडक्टर्स के अंदर कि कंडक्टर्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि हम उसकी कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकें। उसके अंदर और क्या था कि जो हमारे रियल टाइम, यदि मैं रियल वर्ल्ड की बात करूं तो मोस्टली हमारे ऑपरेशन ऐसे हैं जहां पर हम हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, क्योंकि मोस्टली जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनी है, जब शुरू में इनका इन्वेंशन हुआ था तो स्टार्टिंग में ये सभी वॉर्स में यूज हुई थी, वॉर डिवाइसेस के अंदर यूज होते। तो वॉर डिवाइसेस के अंदर, वॉर के अंदर वेपन्स जो होते हैं या वॉर के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं। वो जब वो हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं वहाँ कंडक्टर्स फेल हो जाते हैं, फिर कंडक्टर्स वहाँ बहुत ज़्यादा हीटिंग क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वहाँ क्या है, मैं ये नहीं कह सकता कि हम सेमीकंडक्टर से पूरा रिप्लेस कर सकते हैं कंडक्टर्स को, सेमीकंडक्टर से आप कंडक्टर्स को पूरा रिप्लेस नहीं कर सकते, लेकिन कंडक्टर्स की हेल्प से आप वो डिवाइसेस नहीं बना सकते जो चीज़ आप सेमीकंडक्टर से बना सकते हो। कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी कंडक्टर ऐसा नहीं होगा जो एक डायरेक्शन में तो कंडक्ट करेगा और दूसरी डायरेक्शन में कंडक्ट नहीं करेगा, जबकि सेमीकंडक्टर में आपने ऐसी डिवाइसेस पढ़ी होंगी और कुछ मैं अब पढ़ाऊंगा। तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस चीज़ के बारे में। तो सेमीकंडक्टर की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी ये मैंने अभी आपको बताया। पहली चीज़ मैंने आपको यही बताई कि उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते कंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को, और दूसरा क्या है कि सेमीकंडक्टर्स के अंदर हाई टेम्परेचर पे आपको बेटर एनवायरनमेंट मिलता है, वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है हाई टेम्परेचर पे, और जबकि कंडक्टर्स के अंदर यदि मैं हाई टेम्परेचर कर दूंगा तो वो उसके लिए दैट इज नॉट द फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर दैट, वो उसके लिए एडवर्स एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो अब मैं सेमीकंडक्टर्स की बात करता हूं। तो सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से हैं पहले ही इसकी बात करते हैं, फिर हम और बात करेंगे। सेमीकंडक्टर्स कौन से हैं? जो सेमीकंडक्टर वो है जो इस एनर्जी ग्राफ को फॉलो करते हैं, जो एनर्जी ग्राफ मैंने बताया था, और इसके अंदर हम सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है, इन दोनों को लेते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, जो सिलिकॉन का पीरियोडिक टेबल में जो प्लेस है वो ऊपर है, और जर्मेनियम का जो प्लेस है वो नीचे है। कॉलम वाइज देखूं तो मैं इसके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 14 है, जर्मेनियम में 32 है। इट मीन्स इसके अंदर एक बैंड, इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, उसके बाद 2 के बाद 8, उसके बाद 4, लास्ट वाले में 4, ये तो होगा सिलिकॉन का। यदि मैं जर्मेनियम का देखूं तो यहां पर 2 के बाद 8 के बाद 18 के बाद 4। ठीक है, तो आप ये देखिए जर्मेनियम है और ये सिलिकॉन है। यदि मैं एक रूम टेम्परेचर के ऊपर देखता हूं तो इसके अंदर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये टाइटली बॉन्डेड है विद न्यूक्लियस एज कंपेयर टू दिस। इसके अंदर एक शेल ज्यादा है, एक बैंड ज्यादा है। इसके अंदर ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इतना टाइटली बॉन्डेड नहीं है जितना कि ये इसके अंदर है। तो जर्मेनियम इज बेटर सेमीकंडक्टर एज कंपेयर टू सिलिकॉन, लेकिन जो सिलिकॉन है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारे पास अवेलेबल है, बहुत चीपली अवेलेबल है, तो इसलिए हम सिलिकॉन यूज करते हैं। ठीक है, आपका जो मिट्टी है, रेत है, उसमें क्या है, सिलिकॉन ही है। तो सिलिकॉन बहुत इजीली अवेलेबल है, एबंडेंट में है, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो इसलिए हम सिलिकॉन यूज करते हैं। जर्मेनियम इज एक्सपेंसिव, ठीक है, इसलिए हम जर्मेनियम यूज नहीं करते। अदरवाइज जर्मेनियम इज बेटर सेमीकंडक्टर एज कंपेयर टू सिलिकॉन। तो अब देखिए, मैंने आपको सिलिकॉन का बताया, हम आगे सिलिकॉन की बात करेंगे। क्या होता है, देखिए 2 टाइप के बॉन्ड्स हम जनरली पढ़ते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड।
आयोनिक बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड्स तब बनते हैं जब किसी भी इलेक्ट्रॉन की, किसी भी एटम की टेंडेंसी या तो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की हो या और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की हो। जब किसी इलेक्ट्रॉन के एटम के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में लास्ट वाले बैंड के अंदर, ठीक है, उसके अंदर 4 से कम होंगे तो उसकी उनको लूज करने की टेंडेंसी होगी कि उनको लूज कर दे। और जब किसी वैलेंस बैंड के अंदर 4 से ज़्यादा है तो उसकी और लेने की टेंडेंसी होगी कि वो 8 कंप्लीट कर ले। जैसे 5 है तो उसकी टेंडेंसी ये रहेगी 3 और लेके कंप्लीट कर ले। यदि 6 है तो 2 और लेके कंप्लीट कर ले उसको। यदि किसी का 1 है लास्ट में, जैसे सोडियम का है लास्ट में 1 है, तो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि उसको छोड़ दे, छोड़ के अपने लास्ट वाली शेल को कंप्लीट कर ले। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि उनकी जो टेंडेंसी है, तो इस टाइप की टेंडेंसी होती है तो वहां क्या बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड्स बनते हैं। वहां एक पॉजिटिव आयन होता है और एक नेगेटिव आयन होता है। पॉजिटिव आयन वो बनता है जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और नेगेटिव आयन वो बनता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे NaCl, यदि मैं सोडियम क्लोराइड जो हम घर में सॉल्ट यूज करते हैं उसकी बात करूं तो वहां पर सोडियम की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देना और क्लोरीन की टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को ले लेना। तो वहां पर एक ने इलेक्ट्रॉन छोड़ा और दूसरे ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो वहां सोडियम क्लोराइड जो बना तो वो किससे बना, आयोनिक बॉन्ड से, आयोनिक बॉन्ड बना वहां पर। दूसरा होता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिनके अंदर लास्ट शेल के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स हो। जैसे कार्बन के अंदर भी 4 इलेक्ट्रॉन है, आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। वो अपने ना इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता ना और लेना चाहता, और तो लेके पूरा तो करना चाहता लेकिन वो लूज भी नहीं करेगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वो क्या टेंडेंसी रहेगी उनकी, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना। फिर वो टेंडेंसी रहेगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। तो जो सिलिकॉन है उसका भी कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे ये सिलिकॉन है, इसके अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हैं। मैंने आपको आयोनिक बॉन्ड थोड़ा बता दिया, अब मैं कोवेलेंट बॉन्ड की बात कर रहा हूं। ठीक है, यहां सिलिकॉन है, यहां फिर सिलिकॉन है एक, इसका ये अपने है। ठीक है, यहां एक सिलिकॉन और है, उसके ये अपने 4 हैं, सभी के अपने अपने 4 हैं। यहां एक और सिलिकॉन है, इसके अपने 4 हैं। यहां एक सिलिकॉन और है, उसके अपने 4 हैं। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन, ये जो सिलिकॉन है, ये 2 इसके, एक ये अपने पूरे करके 8 लास्ट शेल में बना लेगा। और ये कोवेलेंट बॉन्ड बना, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स लेगा नहीं, शेयर कर लेगा इनके साथ। जब इनके 8 कंप्लीट करने की बात आएगी तो ये अपना शेयरिंग इसको दे देगा। तो इस टाइप की यहां शेयरिंग होती है, तो यहां कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। इस कोवेलेंट बॉन्ड में पूरा जो सिलिकॉन है वो पूरा इस टाइप के स्ट्रक्चर से ही बंधा होता है, उनमें इस टाइप के ही कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड बनके पूरा सिलिकॉन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। वो जो सिलिकॉन का स्ट्रक्चर है उसके अंदर क्या है, अब देखिए आप, सारा सिलिकॉन से बना हुआ है। वो सारा सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन है, सारे सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, और उसके बाद फिर इसके साथ सिलिकॉन 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 सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन, ये सारे यहाँ पर सिलिकॉन के एटम्स हैं और इनके आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। मैंने बताया था आपको कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी चाहिए यदि इनको अपने इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, क्योंकि सबके कोवेलेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन हम कितना टेम्परेचर राइज करें, हम 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे चले गए, 40 पे चले गए। हम ऐसा थोड़ी है कि 100 पे चले गए, वो 120 पे चले गए, 200 पे चले गए। हम ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। हम तो जनरली उसी टेम्परेचर की बात करेंगे ना जिस टेम्परेचर के आसपास हम रहते हैं, या जो हमारी डिवाइसेस का टेम्परेचर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना टेम्परेचर हमारे डिवाइसेस का चला जाता है हीटिंग के कारण, करंट हीटिंग के कारण। करंट फ्लो जब होता है तो हीट होता है।
तो उतना टेम्परेचर चला जाता है। हम फॉर एग्जाम्पल हमने 80 डिग्री बात कर ली, 90 डिग्री बात कर ली, हम ऐसा थोड़ी बात करेंगे कि 500 पे क्या होगा, 600 पे क्या होगा, 700 पे क्या होगा, इतने हाई टेम्परेचर पे बात नहीं करेंगे हम। तो जब हम इन टेम्परेचर्स की बात करेंगे तो क्या होगा कि उन इलेक्ट्रॉन्स को इतना सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती, इलेक्ट्रॉन्स को इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं मिलती कि सफिशिएंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएं। ठीक है, आपने एनर्जी दी, कुछ एनर्जी लेके कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए, फॉर एग्जांपल 5 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए। आपने 10 डिग्री और बढ़ाया, कुछ इलेक्ट्रॉन्स और फ्री हो गए। आपने 10 डिग्री और टेम्परेचर बढ़ाया, कुछ और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो गए। तो इस तरीके से आप 50-60 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर आओगे तो आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, और जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में बहुत ज़्यादा नहीं मिलेंगे। कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ मैं, उन इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं कर रहा जो इनके साथ कोवेलेंट बॉन्ड से बंधे हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं उन इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यदि कम है तो क्या होगा, अब आपके पास एक बाउंडेशन आ जाती है कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम यदि है तो आप का करंट कैसे फ्लो करेगा, क्योंकि यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपका करंट कितना फ्लो करेगा। यहां तो सभी के पास हैं अपने अपने, वो बॉन्ड में बंधे हुए हैं, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता करंट कितना फ्लो करेगा। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके बाहर आ गया एनर्जी लेके, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो इसका मतलब क्या है, वहां पर करंट भी कम होगा। यदि करंट कम होगा तो आपका काम कैसे चलेगा। तो ये जो मैं बात कर रहा हूं प्योर सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, दिस इज प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर, इसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अभी मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है या जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके अंदर आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल नहीं होती, आपको सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स नहीं मिलते जो सफिशिएंट करंट क्रिएट कर सकें, जो आपका जिससे आपका काम चल जाए, जो आपको प्रॉपर कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर दे। ऐसा नहीं होता। कंडक्टिविटी रहेगी बहुत कम रहेगी, उससे आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, कंडक्टिविटी कम रहेगी, बहुत कम करंट फ्लो करेगा, लेकिन आपको सफिशिएंट करंट चाहिए ना। आपको यदि अपना काम चलाना है, आपको अपने डिवाइस को ऑपरेट करना है तो आपको करंट तो चाहिए। तो फिर क्या है, फिर बात आती है, नया कंसेप्ट फिर आता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो मैंने आपको ये बताया, ये समझाने की कोशिश करी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के ऊपर क्यों जाना पड़ा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर्स के ऊपर सफिशिएंट नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसलिए आपके लिए वर्क करना मुश्किल हो रहा था। तो इसलिए क्या किया, आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाने की सोची। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, डोपिंग करते हैं। डोपिंग करते हैं। फिर डोपिंग का मतलब क्या हो गया, डोपिंग का मीनिंग ये है कि इंप्योरिटी ऐड करना। इंप्योरिटी डजंट मीन कोई भी कूड़ा उठा के उसमें मिला दिया, इट डजंट मीन लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि आपने गार्बेज उठाया और वो मिला दिया, ऐसा नहीं है। इंप्योरिटी जो है वो या तो ट्राइवेलेंट होगी या पेंटावेलेंट होगी, या तो वो होगा जिसकी वैलेंसी 3 है या वो होगा जिसकी वैलेंसी 5 है। ट्राइवेलेंट लाइक एल्यूमिनियम और ये पेंटावेलेंट लाइक फास्फोरस। जब आप ट्राइवेलेंट मिलाओगे और इंप्योरिटी कितनी मिलानी पड़ती है, वो पार्ट्स पर मिलियन होता है, बहुत कम 5, 6, 7, 10 अप टू 100, लगभग इतनी पार्ट्स पर मिलियन होता है वो। ठीक है, तो इसका मतलब इंप्योरिटी बहुत कम मिलानी पड़ती है आपको। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल 10 पार्ट्स पर मिलियन, 10 लाख में 10 पार्ट्स, ठीक है। तो इंप्योरिटी का जो लेवल है वो बहुत कम है। अब देखिए, मैंने आपको जब कंडक्टर की बात कर रहा था तो आपको एक बात बताई थी कि कंडक्टर के अंदर कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन जब मैं सेमीकंडक्टर के अंदर बात करूंगा तो उसके अंदर कंडक्टिविटी को कंट्रोल करना इजी है। कैसे इजी है? डोपिंग लेवल इंक्रीज या डिक्रीज करके। इंप्योरिटी का पार्ट्स पर मिलियन इंक्रीज या डिक्रीज कर दो, कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सेमीकंडक्टर के अंदर आप कंडक्टिविटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, उसके डोपिंग लेवल को कंट्रोल करके। डोपिंग का लेवल आप इंक्रीज या डिक्रीज कर दो, कंडक्टिविटी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगी। तो जब आप एल्यूमिनियम मिक्स करते हैं किसी के अंदर तो क्या होगा, देखिए सिलिकॉन, यहां इसका पड़ोसी सिलिकॉन है, यहां इसके पड़ोस में यहां भी सिलिकॉन है, इसके 4 अपने ये हैं, इसके 4 अपने ये हैं, इसके 4 अपने ये हैं, और यहां भी सिलिकॉन है, इसके अपने 4 ये हैं, और यहां जो इसके पड़ोस में है वो क्या है कि एल्यूमिनियम है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो एल्यूमिनियम है और यहां इसके 3 आ गए। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है वो 3 यहां भी तो आ सकते हैं, हाँ यहां भी आ सकते हैं, तो ये खाली रहेगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं समझाने के लिए आपको यही ले लेता हूं कि वो यहां आ गया और ये खाली है। चलो मैं इसके पड़ोस में और ले लेता हूं, ये सिलिकॉन आ गया, ये सिलिकॉन आ गया, ये सिलिकॉन आ गया। तो अब देखिए इसने अपने ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया, और ये जो बनेगा ना उसमें ये खाली है, होल है, दिस इज होल, ठीक है। इसका ये कंप्लीट हो गया, इसका ये कंप्लीट हो गया, इसका ये कंप्लीट हो गया। लेकिन यहां देखिए ये एल्यूमिनियम जहां था तो इसके ये 3 तो ये हो गए 1 2 3, लेकिन ये जो यहां है दिस इज होल, ये बाकी इलेक्ट्रॉन्स है, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो मैंने सॉलिड से दिखाई ये होल है। इट मीन्स यहां एक चार्ज कैरियर आ गया। इलेक्ट्रॉन और होल को हम दोनों को चार्ज कैरियर मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करता है। एक्चुअल में मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करता है, लेकिन होल भी मूव करता हुआ दिखता है। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वैकेंसी मूव करती हुई दिखती है। जैसे आप ट्रेन में बैठे हुए और आपको पेड़ पीछे की तरफ जाते हुए दिखते हैं, क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट तो हो रही है ना, आप आगे मूव कर रहे हो, जो ट्रीज हैं वो आपको पीछे की तरफ जाते हुए लगते हैं। तो जब फॉर एग्जाम्पल यहां एक होल है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन है, यहां एक इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर गया तो होल कहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। और यदि ये इलेक्ट्रॉन यहां आया तो क्या होगा, होल यहां आ गया, इलेक्ट्रॉन अब यहां हो गया। समझ गए? इलेक्ट्रॉन किस साइड मूव कर रहा है, इस साइड, और होल किस साइड मूव कर रहा है, इस साइड। इलेक्ट्रॉन और होल की डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट में होती है जब मैं करंट फ्लो की बात करता हूं तो, ठीक है। तो यहां एक चार्ज कैरियर आ गया। कैसा चार्ज कैरियर आया, होल की टाइप का चार्ज कैरियर आया। तो इस यदि मैं ट्राइवेलेंट मिला दूंगा तो अब इसके अंदर आप ये देखिए कौन से कैरेक्टर का आया, यहां पर कौन से कैरेक्टर का आया, इसका कैरेक्टर कैसा है, नेगेटिव है पॉजिटिव है, होल को मैं पॉजिटिव मानता हूं। तो ये कैसा सेमीकंडक्टर बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर। कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। जहां हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो वहां पर हमारे पास चार्ज कैरियर्स जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, लेकिन जो आयन होगा ना, आयन, इसमें आयन भी तो होंगे ना, जो आयन होंगे वो कैसे होंगे, यहां जो आयन होंगे वो कैसे होंगे, देखिए चार्ज तो यहां पर होल बन गए, होल ज्यादा है, होल एक्सेस में है, होल एक्सेस में है तो क्या हो गया कि पी टाइप कंसिडर कर लिया मैंने। लेकिन यहां जो आयंस बनेंगे वो नेगेटिव आयंस होंगे, यहां पर जो आयंस बनेंगे वो नेगेटिव आयंस होंगे। वो मैं अभी आगे समझाऊंगा आपको, पहले इसको एन टाइप को समझ लो। अब है ये मैंने ट्राइवेल एल्यूमिनियम का एग्जांपल दिया, एल है, सॉरी ये एल एल्यूमिनियम।
ए लिख दिया था मैंने, दिस इज Al। तो ये क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इज इट क्लियर? अब मैं एन टाइप की बात करता हूं। एन टाइप कब आता है? एन टाइप आता है पेंटावेलेंट मिलाने से, यूजिंग पेंटावेलेंट इंप्योरिटी। पेंटावेलेंट मिलाऊंगा तो यहां क्या क्या मिलाऊंगा मैं? फॉस्फोरस ऐड करूंगा। यहां फॉस्फोरस ऐड करूंगा तो क्या होगा? फॉस्फोरस के लास्ट शेल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, और एक फ्री रह जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जिसका किसी के साथ, इसके जो पड़ोसी हैं, इसके जो नेबरर हैं, उनके साथ किसी के साथ भी उसका लिंक नहीं बनेगा, उसका बॉन्ड नहीं बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो ये किस टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया? क्यों बोलते इसको? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है। इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, इट मींस क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होने का मतलब क्या हुआ कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को हम नेगेटिव चार्ज पे मानते हैं, तो इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, लेकिन इसके अंदर आयन कैसे है? देखिए यहां समझ आएगा, वहां एल्यूमिनियम में समझ नहीं आता आपको, यहां समझ आएगा। यदि इस फॉस्फोरस ने अपना एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो इसके ऊपर आयन कैसा आएगा? देखो वैसे तो कोवेलेंट बॉन्ड्स है, लेकिन इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ भी तो दिया। इसने अपना इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो यहां पर आयन आएगा पॉजिटिव। समझो इसको ध्यान से कि इसके ऊपर चार्ज आएगा पॉजिटिव, आयन आएगा पॉजिटिव बनेगा ये। और लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्री है, तो यहां चार्ज कैरियर का कैरेक्टर कैसा है? वो नेगेटिव कैरेक्टर है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री चार्ज कैरियर जो होंगे वो नेगेटिव टाइप के होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन जो आयंस होंगे वो पॉजिटिव आयंस होंगे। ध्यान रखना, जो आयन है वो कभी मूव नहीं करता। ध्यान रखना ये चीज, आयन नेवर मूव। जो आयंस है, आयंस नेवर मूव, आयंस कभी मूव नहीं करते। आयंस आर जस्ट द एटम्स विद एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आयंस क्या है? आयंस एटम्स ही हैं जो जिनमें या तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में है या डेफिशिएंसी में। तो एटम्स तो कभी मूव ही नहीं करते, आपको पता ही होगा, एटम्स कभी मूव नहीं करते। या तो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ही मूव करते, या तो क्या इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे या होल मूव करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन या होल मूव करते, कभी भी आयंस मूव नहीं करते, कभी भी एटम्स मूव नहीं करते, कभी भी मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते विद इन द सब्सटेंस। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर पॉजिटिव आयन है और नेगेटिव टाइप के चार्ज कैरियर्स हैं। तो मैं कंक्लूड क्या कर सकता हूं? मैं कंक्लूड ये कर सकता हूं कि जब मैं ट्राइवेलेंट मिलाऊंगा, ट्राइवेलेंट एल्यूमिनियम ऐड करूंगा, तो यहां पर पी टाइप के कैरियर्स आएंगे, पी टाइप के कैरियर्स आएंगे और नेगेटिव आयंस आएंगे। ठीक है, और जब मैं पेंटावेलेंट ऐड करूंगा तो क्या होने वाला है? तो एन टाइप के तो कैरियर आएंगे, ध्यान रखना इस चीज को, और पॉजिटिव आयंस आएंगे वहां। पॉजिटिव आयन क्यों बोल रहा हूं? पॉजिटिव आयंस क्यों बोल रहा हूं मैं? अभी बताया, मैंने समझाया आपको पॉजिटिव आयन क्यों बोल रहा हूं मैं इसको। क्योंकि वहां पर एक इलेक्ट्रॉन छोड़ के फॉस्फोरस पॉजिटिव आयन आ गया। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, होल है वहां पर, तो इसलिए क्या है, वो नेगेटिव आयन है, वो इसलिए वो नेगेटिव आयन माना जाता है। ठीक है, तो ये हमने मेन चीज आपको बता दी। अब देखिए इंप्योरिटी ऐड करने से हुआ क्या? इंप्योरिटी ऐड करने से क्या होगा? यदि मैं एक फॉस्फोरस की बात करता हूं, यहां सिलिकॉन,
यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन, इसके ये इसने अपने ये पूरा किया, ये पूरा किया, ये पूरा किया और ये पूरा किया, उसके बाद भी एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच गया। अब क्या है, एट द वेरी लो टेम्परेचर, एट द वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर भी यहां पर एक चार्ज कैरियर है, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है। इट मींस एक्सट्रिंसिक, अब ये मैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात कर रहा हूं, ये क्या है, डोपिंग करके क्या बने हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर एट वेरी लो टेम्परेचर आल्सो देयर आर सम चार्ज कैरियर्स, दोज आर बिकॉज ऑफ इंप्योरिटीज, जो इंप्योरिटीज के कारण है। वहां पर अभी थर्मल जनरेटेड चार्ज कैरियर नहीं आए हैं। थर्मल जनरेटेड चार्ज कैरियर्स कब आएंगे, जब हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जब हम उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वहां थर्मल जनरेटेड चार्ज कैरियर्स होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैं इसको इंट्रिंसिक से कंपेयर करूं, इंट्रिंसिक के अंदर एट लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर कोई चार्ज कैरियर थे ही नहीं, और जबकि मैं एक्सट्रिंसिक को करूं तो वहां पर एट वेरी लो टेम्परेचर आल्सो देयर आर सम चार्ज कैरियर्स विच आर ड्यू टू द इंप्योरिटीज, जो इंप्योरिटीज के कारण है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ होल्स होंगे वहां। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मैं डिफरेंस बता रहा हूं आपको। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब टेम्परेचर इंक्रीज करने लगोगे तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वो एक ही होल है वहां पे, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, दो ही होल है वहां पे, तीन इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, तीन ही होल है वहां पे, ठीक है। जबकि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स होंगे, जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होंगे या जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आर नॉट इक्वल। नंबर, इनके नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स इक्वल नहीं होते एक्सट्रिंसिक के अंदर। क्यों नहीं होते, देखिए अभी इस जगह के ऊपर थर्मल जनरेटेड चार्ज कैरियर कोई भी नहीं निकला अभी। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन तो अब भी एक है यहाँ। जब आप वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर हो तो उस टाइम भी तो वहां चार्ज कैरियर है ना कुछ। सपोज करो उस टाइम वहां पे 10 चार्ज कैरियर है, अब आपने टेम्परेचर बढ़ाया, एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 11 हो गए, होल कितना हुआ, एक। आपने वो टेम्परेचर और बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 12, होल कितने हो गए, 2। एक टेम्परेचर और बढ़ाया, इलेक्ट्रॉन एक और बढ़ गया, 13 हो गए, होल कितने हुए, 3। तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इक्वल नहीं होते एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, ठीक है। इज इट क्लियर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स और होल इक्वल होते हैं। एक क्वेश्चन, एक चीज और आती है यहां पर, यदि मैं टेम्परेचर बहुत हाई कर दूं, फॉर एग्जाम्पल 300, 400, 500 यहां पे ले जाऊं या और भी ज्यादा कर दूं, टेम्परेचर बहुत हाई टेम्परेचर पे ले जाता हूं, तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर के ऊपर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्यों होता है ऐसा, देखिए फॉर एग्जाम्पल इंप्योरिटी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो चार्ज कैरियर है वो 10 है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं इंप्योरिटी के कारण। अब क्या हो गया, जब आपने उसको हीट दी तो वहां पर 10 इलेक्ट्रॉन और आ गए, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन और आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 20 हो गए, और होल कितने हैं, 10 है, होल्स कितने हैं, 10 है, इलेक्ट्रॉन्स 20, होल्स 10। टेम्परेचर और बढ़ाया, इंप्योरिटी के कारण तो ये थे, दिस इज ड्यू टू इंप्योरिटी। ये किसके कारण हुआ, थर्मल के कारण, दिस इज ड्यू टू टेम्परेचर। मान लीजिए यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये कितने हो गए, 110, और ये होल्स कितने हैं उस टाइम वहां पे, 100 है। इंप्योरिटी तो आप बढ़ा नहीं रहे ना, इंप्योरिटी तो आपने जो एक बार ले लिया, सब्सटेंस ले लिया। अब उसके बाद क्या है, यदि आपने ये 10 लाख ले लिए, 10 लाख, तो ये कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 10 लाख 10, और ये कितने हो गए, होल्स कितने हो गए, 10 लाख।
10 लाख, होल्स 10 लाख, इलेक्ट्रॉन्स 10 लाख, 10 लगभग बराबर ही हो गए। आप 1 करोड़ की बात कर लो, 1 करोड़, 1 करोड़ 10 और 1 करोड़, 1 करोड़ के सामने 10 की क्या अहमियत है, क्या इंपॉर्टेंस आप बता सकते हैं। तो एट वेरी हाई टेम्परेचर यू कैन से दैट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बिहेव एज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। लेकिन जब हम रूम टेम्परेचर्स की बात करते हैं, लो टेम्परेचर्स की बात करते हैं, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इंफीरियर हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर सुपीरियर, उनसे वर्क करना इजी है। तो आगे हम जो भी बात करेंगे वो हम इसी की बात करेंगे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम यूज करेंगे आगे, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्रैक्टिकली हम यूज नहीं करते, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम जो यूज करेंगे उससे फिर आगे हम इनके जंक्शंस बनाएंगे अब आगे, और जंक्शन से फिर डिवाइस क्रिएट करेंगे।